हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पूरा फर्टिलाइजेशन देख लिया था और देखा था कि कैसे इम्प्लांटेशन होता है। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद किस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्लास्टुलर स्टेज तक इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं जिनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, यानी छोटे छोटे से फिंगर जैसी बन जाती है चारों तरफ एम्ब्रियो के, उनको हम बोलते हैं विलाई। विलाई मीन्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और ये कोरियोनिक विलाई होती है। अब ये चारों तरफ से यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से घिरी रहती है क्योंकि ये एम्ब्रियो से निकलती है, तो एम्ब्रियो और मदर के बीच का कनेक्शन होता है ये। तो यूट्राइन का टिश्यू यानी यूट्रस का टिश्यू होता है प्लस मैटरनल ब्लड होता है जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब एक टर्म आती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होती है, जब कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू ये दोनों जब इंटरडिजिटेड हो जाते हैं यानी एक दूसरे में धस जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में, क्योंकि इसी के थ्रू ऑक्सीजन, CO2, फूड, एक्सक्रीशन इन सब का ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कोरियोनिक विलाई और यूट्रस टिश्यू के बीच का कनेक्शन है। एक तरीके से दो फिंगर हैं वो इस तरीके से ज्वाइंट हो जाती हैं, यानी एक प्लेसेंटा का टिश्यू और एक यूट्रस का टिश्यू, वो दोनों ऐसे ज्वाइंट हो जाता है, इंटरडिजिट हो जाता है और उसको हम बोल देंगे प्लेसेंटा। ये है प्लेसेंटा के फंक्शन। तो प्लेसेंटा का काम क्या है, सबसे पहले है ऑक्सीजन सप्लाई करना। अब ऑक्सीजन किसको देगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, यानी मदर जो ऑक्सीजन लेगी वो ही एम्ब्रियो तक पहुंचेगा और उसके बदले में जो CO2 देगा वो ये वापस से प्लेसेंटा में डाल देगा एम्ब्रियो ताकि ये मदर के थ्रू बाहर निकल जाए। ऐसे ही जो भी न्यूट्रिशन मदर से होगा वो एम्ब्रियो के पास आ जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू और उसके बदले में जो भी एक्सक्रीशन या फिर वेस्ट मटेरियल होगा जो कि एम्ब्रियो ने प्रोड्यूस किया है वो वापस प्लेसेंटा में भेज देगा ताकि वो मदर के थ्रू बाहर चला जाए। यानी इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन और CO2 का भी, साथ साथ फूड का भी। यानी हमारी बॉडी में तो क्या था, हम खुद से खाते हैं, खुद से सांस लेते हैं, बट डेवलपिंग एम्ब्रियो में वो सारे काम मदर के थ्रू करता है और वो प्लेसेंटा की हेल्प से। तो ये प्लेसेंटा जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा रहता है एम्ब्रियो से, जो कि सब्सटेंस का आदान प्रदान करता है एम्ब्रियो से मदर के बीच में। ये जो प्लेसेंटा होता है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एंडोक्राइन मतलब जो सीधा अपने ब्लड में हार्मोन्स डाले, सब्सटेंस डाले, उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये भी प्लेसेंटा एक तरीके की एंडोक्राइन टिश्यू है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि HCG जिसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन सिक्रीट करता है प्लेसेंटा। अब इनमें से ये जो दो हार्मोन है HCG और HPL, इन दोनों की प्रेजेंस यूरिन में आती है, यानी यूरिन में अगर इन दोनों की प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये कन्फर्मेशन है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज हो रहे हैं, HPL एंड HCG। तो एक तरीके से ये प्रेगनेंसी का इंडिकेटर है। ये है प्लेसेंटा का डायग्राम। ये वाला जो टिश्यू है, इधर वाला ये सारा मदर का टिश्यू है और इधर वाला सारा एम्ब्रियो का टिश्यू है। तो इसमें क्या है, क्योंकि हमने बताया यूट्रस और फीटस दोनों इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, जैसे उंगलियां हैं एक दूसरे में धस गई वैसे स्ट्रक्चर है। तो ये सारा टिश्यू है यूट्रस का, जिसमें ये वाली लेयर है एपिथेलियम, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू और उसके बाद एंडोथेलियम। ऐसे ही ये जो हम एम्ब्रियो के टिश्यू की बात करें तो ये एपिथेलियम ऑफ फीटस, फिर कनेक्टिव टिश्यू और फिर एंडोथेलियम। तो इस तरीके से इन दोनों के टिश्यू कनेक्टेड रहते हैं। अब अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, तो उसकी 3 स्टेजेस हैं, मोरूला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज और गेस्ट्रुला स्टेज। मोरूला में हमने कल भी पढ़ा था ये 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर होती है और सबसे पहले यही बनती है। अगर हम मोरूला के साइज की बात करें तो इसका साइज जाइगोट के साइज के ही बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये क्लीवेज से बनी है और क्लीवेज में हमें पता है साइज नहीं बढ़ता, सिर्फ सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं। तो इसका साइज तो जाइगोट के साइज के बराबर ही होगा, लेकिन इसमें सेल्स हो जाएंगी 8 से लेकर 16 और फर्टिलाइजेशन के लगभग 3 से 4 दिन बाद ये बन जाता है। अब इस मोरूला स्टेज तक तो जोना पेलिसिडा प्रेजेंट होती है अच्छे से,
और जो कोरोना रेडियाता होती है वो भी मोरूला तक रहती है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके खत्म होना चालू हो जाती है। अब जैसे ही मोरूला एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आती है तो एंडोमेट्रियम कुछ फ्लूइड सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से मोरूला ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाती है। अब ब्लास्टुला क्या होती है? हमने पढ़ा था कि कुछ सेल्स होती हैं वो पेरिफेरी पर इकट्ठा हो जाती हैं। जो पेरिफेरी सेल्स होती है वो कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर जो एक पोल पर इकट्ठा हो रही थी उसको हम बोल रहे थे इनर सेल मास। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत तेजी से ग्रो करता है ब्लास्टुला। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम कुछ फ्लूइड सिक्रीट कर रहा था, जो ये फ्लूइड था उसको एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो बहुत जल्दी ग्रो करता है। और इसमें क्या होता है, जोना पेलिसिडा रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के बाद जो टिश्यू जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर, यानी एंडोमेट्रियम के अंदर वो धस जाता है। मोरूला तक तो क्या हो रहा था, जोना पेलिसिडा थी और कोरोना रेडिया तक खत्म होने चालू हुई थी। ब्लास्टुला स्टेज में जोनो पेलिसिडा भी फट जाती है और अंदर का जो टिश्यू है वो सीधा यूट्रस से चिपक जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये जो ब्लास्टुला वाली स्टेज है वो फर्टिलाइजेशन की 7th डे के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। इसमें क्या होता है, जोना पेलिसिडा फट जाता है, तो अब इसको फाड़ने के लिए अंदर से प्रेशर लगाती है सेल्स। तो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा प्रेशर की वजह से ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, या फिर 2 से ज्यादा पार्ट में भी बन सकता है। तो इस पार्ट, ये अलग अलग पार्ट जो अब टूट चुके हैं, अलग अलग जाके नया नया एम्ब्रियो बनाते हैं। अगर 2 हिस्सों में बटाए तो 2 एम्ब्रियो बनेंगे, यानी इससे 2 बेबी बनेंगे, और वो दोनों ही सेम होंगे, शक्ल भी उनकी बिल्कुल सेम होगी और जेंडर भी सेम होगा। तो ऐसे ट्विन्स जो कि एक ही जायगोट से बनते हैं, क्योंकि जायगोट तो एक ही बना था, उसमें डिवीजन हो गया, तो इस तरीके के ट्विन्स को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनो मीन्स एक, यानी एक ही जायगोट से बनने वाले ट्विन्स। तो इनका सेक्स भी सेम होगा, क्योंकि सेम स्पर्म है, सेम एग है, तो सेक्स भी सेम होगा, प्लस शक्ल भी एज इट इज सेम होगी। इम्प्लांटेशन की जस्ट बाद HCG का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ब्लास्टुला की बाहर वाली लेयर फ्लैट हो जाती है ताकि वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। ये हमने कल भी देखा था, आज भी डायग्राम में देख लेते हैं। ये बाहर वाली सेल्स होती है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाली इनर सेल मास। इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल पोल, क्योंकि यहाँ पे ही एम्ब्रियो बनेगा, और दूसरा वाला जो पोल है इसको हम बोलते हैं एब एम्ब्रियोनल पोल, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनेगा। और ये जो कैविटी है इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसील। अब यहाँ ये कुछ सेल्स दिख रही हैं जो ICM के कांटेक्ट में है। ये वाली जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स है जो ICM के कांटेक्ट में है, इनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ राउबर। यानी ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल जो ICM के कांटेक्ट में रहती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ राउबर। अब HCG का काम क्या है? HCG प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रीट होता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को बना के रखता है। जो हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉर्पस ल्यूटियम बना था, तो वो प्रेगनेंसी के टाइम तक बना रहता है, अगर प्रेगनेंसी होती है तो फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का काम करता है। HCG इम्प्लांटेशन के बाद यूरिन में दिखने लगता है, और इससे हम पता लगा सकते हैं प्रेगनेंसी है या नहीं, और इस टेस्ट को हम बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। LH का फंक्शन वही है जो HCG का फंक्शन है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना। एंडोमेट्रियम बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी डेसिडुआ में इम्प्लांटेशन के बाद। अब इसमें ये जो सेल्स होती है इनर सेल मास, ये ही आगे जाकर पूरी एम्ब्रियो की बॉडी बनाएगी। तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये प्लूरिपोटेंट होती है, क्योंकि और वैसे हम देखें तो टोटिपोटेंट होती है। टोटिपोटेंट या प्लूरिपोटेंट, अगर ऑप्शन में से कोई एक होता हम दोनों में से एक टिक कर सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन हो तो ज्यादा सही है प्लूरिपोटेंट। टोटिपोटेंट का मतलब है कि इनमें से अगर हम कोई भी एक सेल उठा ले तो वो सेल पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन प्लूरिपोटेंट का मतलब है कि अगर इनमें से हम कोई सेल उठाएं तो वो शरीर के ज्यादातर हिस्सों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन सभी का निर्माण नहीं कर सकती। यानी इसको हम प्लांट में भी यूज करते हैं, जैसे हम सेल लेकर और उससे पूरा प्लांट बना सकते हैं। तो ह्यूमंस में ये प्लूरिपोटेंट होती है, यानी इससे पूरी बॉडी तो नहीं बन सकती, बट काफी सारे हिस्से बन सकते हैं हमारी बॉडी की। ये होती है ब्लास्टुला स्टेज। उसके बाद आती है गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला में क्या होता है, गैस्ट्रुला जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के लगभग 3 वीक बाद स्टार्ट होती है, यानी 21 दिन बाद स्टार्ट होगी। इसमें तीनों जर्मिनल लेयर बनने लगती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, अंदर वाली को एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच की जो होती है वो मीजोडर्म। ये तीनों लेयर ही आगे जाकर सारे बॉडी के पार्ट्स बनाती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें,
हमें पता है कि ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे ये ओवरी एक और हार्मोन बनाती है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन केवल और केवल हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर दिखाई देता है। तो 3 हार्मोन है जिसे देखकर हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी है। कौन कौन से? HCG, HPL और रिलैक्सिन। ये तीनों हार्मोन फीमेल में केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर निकलते हैं। अदर हार्मोन्स भी हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन वगैरह, लेकिन वो सारे नॉर्मल भी निकलते हैं, तो इनसे टेस्ट नहीं पता लगाया जा सकता। लेकिन HCG, HPL और रिलैक्सिन से हम पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी है। अब एक टर्म आती है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम की प्रेगनेंसी है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, यानी कि टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ ऑफ बेबी। तो उसके बीच का टाइम होता है जेस्टेशन पीरियड, यानी बेबी के डेवलप होने में कितना टाइम लगा। अब ह्यूमंस का तो हमें पता है 9 महीने होता है, लेकिन अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म का पूछे तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, ये NCERT में दे रखे हैं, इन सबके नाम हम वही मेंशन करेंगे। जैसे कैट और डॉग की बात करें तो लगभग 2 महीने का होता है इनका जेस्टेशन पीरियड, यानी कि इनका प्रेगनेंसी टाइम। एलिफेंट का 22 मंथ्स, यानी कि लगभग 2 साल। माउस का 20 दिन का। रैबिट का 30 डेज, यानी 1 महीने का। तो ये कुछ है, और NCERT में एग्जाम्पल देके पूछे हुए हैं, ये उनकी जेस्टेशन पीरियड है। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें कि ह्यूमंस में कौन कौन से मंथ में क्या क्या बॉडी डेवलप कैसे कैसे होती है, तो वो ये सब है। अब अगर हम पहले महीने की बात करें तो पहले महीने के एंड तक एम्ब्रियो का हार्ट बन जाएगा, यानी हम देखते हैं कई बार कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं तो वो हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं, यानी अगर हमें 2 धड़कन सुनाई दे रही है तो मतलब एक मदर की है, दूसरी एम्ब्रियो की है, यानी कि ये फर्स्ट साइन है प्रेगनेंसी का कि फीटस ग्रो हो रहा है। उसके बाद जब सेकंड मंथ होता है तो सेकंड मंथ के एंड तक लिम्स और डिजिट्स बनने लग जाते हैं, यानी हाथ पैर और उनकी उंगलियां बनने लग जाती हैं। और तीसरे महीने के अंत तक, यानी लगभग 12 वीक बाद, लगभग सारे बड़े बड़े सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। जैसे कि हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की बात करें, यानी कि 3rd मंथ के बाद हम पता लगा सकते हैं कि मेल है या फीमेल है, यानी जेंडर का पता हम लगा सकते हैं। तो जब ये हमें पता लगा तब से बहुत ज़्यादा लोग टेस्ट करवाने लगे, लड़का है या लड़की है, और जैसे लोगों को पता चलता लड़की है तो अबॉर्शन करवा देते थे। तो ये सब चीज़ें बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने अब इस पर बैन लगा दिया कि हम अब पता नहीं लगा सकते। अगर किसी डॉक्टर ने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी तो उसका डिग्री भी कैंसिल हो सकती है, मतलब उसके लाइसेंस रोक देते हैं। तो ये चीज़ें 3rd मंथ के बाद हमें पता लगती है। उसके बाद 5th मंथ में क्या होता है, पहला मूवमेंट होता है फीटस का, यानी हम जो बोलते हैं बेबी ने किक किया, तो वो 5th मंथ में होता है। इसके अलावा सिर पर बाल आने लगते हैं। फिर 6th मंथ में क्या होता है, 6th मंथ में पूरी बॉडी पर हेयर आने लगते हैं, प्लस आईलिड्स सेपरेट होने लगती हैं, आँखें जो आपस में जुड़ी रहती है वो सेपरेट होने लगती है, और आई लैशेस भी बनने लगती है, यानी पलकें बनने लगती हैं। और फिर 9 मंथ तक आते आते एम्ब्रियो फुली डेवलप हो जाता है और वो डिलीवरी के लिए तैयार होता है। तो इस तरीके से एम्ब्रियो में अलग अलग मंथ में डेवलपमेंट होता है पूरी बॉडी का। ये NCERT का ही डायग्राम है जिसमें एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को दिखाया हुआ है। ये है डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसमें हमें गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा एम्ब्रियो बाकियों की तरह ही दिखाई देता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि इसका मदर से कनेक्शन है, और यहाँ पर वेसल्स भी हैं। और ये छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये है कोरियोनिक विलाई या फिर प्लेसेंटल विलाई। तो ये यूट्रस और मदर के बीच का कनेक्शन है, और ये है यूट्रस की कैविटी बची हुई, और नीचे ये जो दिख रहा है ये है म्यूकस प्लग जो कि सर्विक्स में होता है। तो ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो का एक डायग्राम है सिंपल सा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसका, कौन कौन से महीने में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी कैसे होती है, प्लस लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब तक आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।